बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। आपने जो भी आज सर अंजाम देनी है चीज़ें, जो भी आज आपका वर्क कैजुअल है, अल्लाह करे वो बहुत अच्छे से हो। आज के दिन सदका देने की बहुत बड़ी फजीलत है जुम्मे के रोज़। सो आप अगर दे सके तो कुछ ज़रूर याद रखिए। और वैसे भी सदका बलाओं को टालता है, तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी में इसका हिस्सा रखिएगा। विद दैट हमारे प्रोग्राम में आज एज यूजुअल वी हैव अ लॉट टू शेयर। वो सब कुछ जो आप चाहते हैं कि आपको अलग सुबह पता चले, सबसे पहले जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है दैट यू वांट टू नो इज वेदर, मौसम आपको। और आज मौसम थोड़ा हेजी ज़्यादा था। मुझे जब अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, लाइट बहुत कम थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद बड़े गहरे काले बादल आए हुए हैं और बहुत शदीद बारिश हो रही है। अमला ऐसा महसूस हुआ खिड़की से देखकर, लेकिन बारिश तो नहीं थी, बट स्टिल लाइट बहुत कम है, रोशनी बहुत कम है। बादल थे जिसकी वजह से हेजी वेदर जो आप कह रहे हैं वो था। और वैसे सर्दी अभी तक उसी तरह से है, फॉग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन स्टिल क्योंकि कल हल्की हल्की मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आज फॉग जो है वो खासी कम थी। सो लिहाजा वेदर के हवाले से हम लाहौर की बात तो करते हैं, लेकिन अब शहर कायद में भी कल रात को जी मैंने जितने कराची आए थे सबकी स्टोरीज देखी। बड़ी तेज हवाएं चली, लोगों ने जो के लिए स्वेटर्स और जैकेट। शाम को भी कल बड़ी तेज हवाएं चली, एमक्यूएम एक हो गई। सियासत आप अच्छे खासे मौसम की बात कर रही थी। अच्छा करे जी करे। हाँ जी, कराची वालों ने अपनी जैकेट चप्पल निकाले, सारा मोमेंटम तोड़ दिया अपने सियासत के। अब करें आप बात। जंपर्स निकाले, जैकेट्स निकाली, यही मैं बता देता हूँ। नहीं आप करें। और फिर उसके बाद कराची वाले अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकले गरम गरम चाय पीने के लिए। यही होता है, बस हो गया। अब एमक्यूएम पे आ जाए, बेताब हो रहा है। बीइंग जर्नलिस्ट हमारे पास यही स्टोरी होती है ना कि बाहर निकले फैमिली के साथ चाय पी। क्रिकेट हो नाजरीन, मौसम हो, कोई उल्टा सीधा काम हो, इमरान हसन की सियासत घूम फिर के आती है। पाकिस्तान में हर चीज सियासत के आसपास घूम रही है। सबसे ज्यादा व्यूज सियासत के आते हैं, आपको पता है, सोशल मीडिया पे भी। खैर, तो जबरदस्त बात है जी, मौसम बहुत अच्छा है कराची वालों के लिए। 11 किलोमीटर फी घंटा आप बता रही थी। मैंने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। चले 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। और ये वैसे इसका अंदाजा मुझे परसों भी हुआ था जब बाबर आजम खेल रहे थे, तो आई वाज सीइंग कि उनकी जो शर्ट थी बड़ी तेज तेज उड़ रही थी। वाकई आप तंज करने लगे। लिटरली, तो मुझे वहां से लगा कि भाई बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं। खैर, उसका फायदा बाबर आजम साहब को तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा बॉल स्पिन कर रहा था सेकंड इनिंग में, और बहुत ही अजीब किस्म की हमारी विकेट, रिजवान की विकेट जो गिरी थी। उसके बाद मैं क्या करूं, चीजें लिंक हो जाती हैं मुझसे, क्रिकेट और मौसम और सियासत और ये सब कुछ ऐसे ही चलता है पाकिस्तान में। यही चलता है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? तो खैर, ये मनाजिर भी आप देखें जी, इस वक्त ये मरी रतिया गली के मनाजिर थे जो आपको दिखा रहे थे। उन्होंने प्रोड्यूसर साहब ने आपकी बात से स्विच किया उसको। टोटली ओके, दिस इज व्हाट सेज कि कितना कंटेंट है हमारे पास दिखाने के लिए। क्रिकेट दिखाई जी। क्रिकेट की बात आज करें तो आज एक और बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्रिकेट को लेकर, और फाइनल मैच है। पाकिस्तानी टीम ने पूरी कोशिश के बाद इस सीरीज को क्या कहना चाहिए, सनसनीखेज बना दिया है। सो आज इट्स गोइंग टू बी द फाइनल ऑफ बेस्ट ऑफ 3। देखते हैं कि आज क्या रिजल्ट आता है। वैसे सीरीज कौन जीतेगा वनडे, क्या लगता है? हम जीतेंगे, और कौन जीतेगा? अच्छा, बड़ा भले हमारी परफॉर्मेंस जैसी रहे भी, कॉन्फिडेंस की नहीं आप छोड़े। अच्छा जी, प्रोग्राम में एज यूजुअल हमारे पास बहुत कुछ है। इमरान का फेवरेट टॉपिक, और जो पंजाब की सियासत बहुत ही ड्रामाई शक्ल इख्तियार करती है। ये वैसे बहुत ही फीका टॉपिक है। अच्छा, पंजाब जिस तरह की सूरत हाल, आवाम का मुस्तकबिल गाँव में बात तो करनी पड़ेगी आपको। चलिए जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। असेंबली में तब्दीली आई कि नहीं, हमारे टाइटल में तब्दीली आई है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ भाई अब तो फिजा बनने लगी है इलेक्शन की। और इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह की सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के हक में है, कुछ के हक में नहीं है, लेकिन बड़ी हलचल है। एक पेशरफ्त भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़े सूबे पंजाब की इस वक्त जो सियासत है वो तकरीबन अपने अंजाम को पहुंच रही है। ये वाला जो टेन्योर है, ये असेंबली है, वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट की जो सूरत हाल बनी, उसके बाद इमरान खान ने असेंबली तोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था मैं करूंगा, उन्होंने कर दिखाया। मुने सिलाई ने कहा था इमरान खान की बात मानेंगे, मान ली उन्होंने। और ऐसा लगता है अर्मिला पीडीएम को मुकम्मल बैकफुट पे भेज दिया गया है। अगरचे कि पीडीएम एक बयानिया बना रही है कि ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था या ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन लगता है कि बैकफुट पे चली गई है। बिल्कुल बैकफुट पे तो गई है। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि परवेज इलाही ने असेंबली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत करके गवर्नर को भिजवा दी है, और गवर्नर पंजाब ने असम्बली मंजूर ना की तो आइन के मुताबिक 48 घंटे बाद पंजाब असेंबली खुद ब खुद टूट जाएगी, और गवर्नर को मौसूल भी हो गई है। बिल्कुल। और इमरान खान साहब ने आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और काबीना को जमान पाक लाहौर में
सर्व किया और बताया जा रहा है कि केपी असेंबली तोड़ने की समरी भी हफ्ते को भिजवा दी जाएगी, जबकि पीटीआई ने कौमी असेंबली में इज्तिमाई जो इस्तीफे हैं उसके लिए भी मुतहरिक नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर स्पीकर कौमी असेंबली से राबते की हिदायत कर दी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल पर नून लीग बहुत हैरान और परेशान हमें दिखाई दे रही है। साढ़े नाल होया की है बड़ी तशवीश नजर आ रही है। लीगी रहनुमा पंजाब में दावे करते रहे, बढ़के मारते रहे। इमरान खान साहब ने पीडीएम की 13 जमातों को बड़ा सरप्राइज तो दिया है और चारों शाने चुत भी किया है। इस अहम कामयाबी के बाद जी अब वो असेंबलियां तोड़ने और इलेक्शन की राह पर चल पड़े हैं। बिल्कुल। दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब के साहबजादे हुसैन इलाही ने पीटीआई और काफ लीग के इत्तेहाद पर दिलचस्प ट्वीट करते हुए लिखा है, जीत होगी या हार होगी वो बाद में होगी, फिलहाल वफा होगी, वफादारी होगी और सरेआम होगी। ये हुसैन इलाही साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब आपकी तरफ से तो वफा होगी, दूसरी तरफ से कितनी होगी ये देखना है ना अभी हुसैन इलाही साहब। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मुत्तहिदा फिर मुत्तहिद हो गई है। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो सियासत रंग बदलती रहती है। मुस्तफ़ा कमाल फारूक सत्तार ने एमकेएम में जम होने का ऐलान किया है और रीब्रांडेड एमकेएम, हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा, इसने अपने सियासी मुखालिफिन और सूबाई हुकूमत को ललकारा है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो कहा कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा सारा शहर बदमाश हो गया। मतलब इसका मतलब है पहले आप बदमाश थे, आप आके रोते थे, कहते थे हम नहीं है, लेकिन आप थे। तो जुम्मे की रात जनाब हल्का बंदियां ना की गई तो देखते हैं कि 15 जनवरी को कैसे बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर कटाई में पड़ गए हैं और सूरत हाल खराब हो गई है, होने नहीं जा रहे हैं। और अब कराची हो गया, दादू हो गया, इसका मुस्तकबिल क्या होता है अभी फिर मुबहिम सूरत हाल है। एमकेएम के इंतजाम पर जो फवाद चौधरी हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो कहते हैं कि कराची के सारे जीरो मिलकर भी 100 तो नहीं कर सकते ना, 0 into 0 इज ऑलवेज 0। फवाद साहब कहते हैं हम नहीं कह रहे। तो देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। इस वक्त हमारे साथ तज्जियागार मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं, उनसे इस बात पे हम तज्जिया लेते हैं। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये जो पंजाब की मौजूदा सियासत है, वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर ही सियासत में कुछ खलबली नजर आ रही है, लेकिन खास तौर पर जो ये 2 दिन से हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं, पहले परसों की रात जिस तरह से पंजाब असेंबली का इजलास करके वहां पर जो भी मामला किया गया, एतमाद का वोट लिया गया। अब कल रात को जो असेंबलियां तहलील करने के हवाले से जो समरी है वो गवर्नर को मौसूल भी हो गई है। किस तरह से देखते हैं पंजाब की सियासत को इस वक्त? ये दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है कि वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब को आइन के आर्टिकल 112 के तहत असेंबली की तहरीर करने की एडवाइस गवर्नर को भेजने के उनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ठीक है एडवाइस चली गई है, गवर्नर 48 घंटे में सूबाई असेंबली को तहरीर कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इमरान खान के जहन में भी नहीं आ रही और बाकी जो है सियासी स्टेक होल्डर उनके जहन में बात नहीं आ रही। चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली की तहरीर से पहले पूरे पंजाब का इंतजामी ढांचा तब्दील कर दिया। उन्होंने तमाम जरिए तोड़ दिए, तहसीलें तोड़ दी और पूरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो हल्का बंदी की हुई थी उस सारा ढांचा जमीन बोस कर दिया। तो मैं तो अपने आसान लफ्जों में अपने ये कहूंगा कि परवेज इलाही साहब ने जाते जाते सुरंगे बारूद की सुरंगे बछा के जा रहे हैं। इन बारूदी सुरंगों को हटाना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। उन्होंने तमाम पंजाब के जिले जो हैं, तहसीलें जो हैं, गांव हैं, देहात हैं, सबको तहसीलें बना के चले जा रहे हैं। अब जो ढांचा जब बनाया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर हल्का बंदी करवाई थी जो अक्टूबर 2022 में मुकम्मल हो गई थी पंजाब की तमाम चारों सूबों की, तो पंजाब में खत्म हो गई। अब इलेक्शन कमीशन को असरे नो हल्का बंदी करानी पड़ेगी, तो जो हल्का बंदी कराएंगे तो 3 महीने लग जाएंगे। तो अब 90 दिन का जो एक प्रोसीजर होता है कि जी आप असेंबली की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है? वो सारा ढांचा ही तब्दील कर दिया है परवेज इलाही साहब ने, तो सारी हल्का बंदी खत्म कर दी उन्होंने। तो कमर साहब ये एक बात बताइए कि ये तो इन्होंने जाने से पहले किया, अगरचे कि उस वक्त वो ऑफिस में होंगे जब ये इख्तियारात दी हैं, लेकिन इन केस अगर ये सिग्नेचर करने के बाद इस समरी के अगर अहकामात जारी किए हैं तो ये वैलिड होंगे, वॉइड होंगे, नल एंड वॉइड तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, बात ये किसी को ज़हन पे नहीं आ रहा ना। हमारे सियासी रहनुमा जो है एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, जो उसकी टेक्निकलिटी की चीजें होती हैं कि अब आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन को बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, उनके लिए बारूदी सूबे बचा के जा रहे हैं परवेज इलाही साहब। उन्होंने तो सारा पंजाब का ढांचा तब्दील कर दिया है। अब तो पूछते हल्का बंदी जो अक्टूबर 2022 में हुई थी
मुकम्मल थी पंजाब की, उसका तो सारा ढांचा तब्दील हो चुका है। अब इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आज सरे नो हल्का बंदी करानी पड़ेगी पूरे पंजाब। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 90 रोज में इंतखाबात का मसला है, ये मसला खड़ा हो गया है, मामला शायद ये टाइम की पाबंदी ना हो सके। अच्छा, अब ये बताइए कि गवर्नर ने समरी लिखे जाने के 2 घंटे के बाद ये कहा कि वो उनको मौसूल हो गई है। अब इसके बाद 48 घंटे के अंदर गवर्नर साहब को इन एनी केस इस पे साइन करना होंगे, और निगरान वजीर आला का क्या तरीकाकार वही होगा जिसमें हुकूमत अपोजिशन के लीडरान आपस में मशवरा करेंगे, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जरा ये टेक्निकलिटीज हमें बता दीजिए, अब आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है, जो है गवर्नर साहब की असेंबली तहरीर करने का नोटिस जारी कर देंगे, तो उसको फिर आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर जो है वो वजीर आला उस तक टाइम तक रहेंगे वजीर आला परवेज इलाही साहब, जब तक नया केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं आ जाता। तो उसको कहेंगे परवेज इलाही साहब को एज ए लीडर ऑफ द हाउस कि आप 2 नाम दें, और 2 ही नाम वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज से कहेंगे। अब इन पर अगर इत्तेफाक राय ना। ठीक है, कमर दिलशाद साहब आपकी ऑडियो चली गई है। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ। जी आप पार्लिमानी बोर्ड भी ना कर सका तो फिर ये केस चला जाएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 4 नामों में से 1 नाम पर जो है वो अपने राय का जाहिर करके नोटिफिकेशन कर देगा, और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो वजीर आला का निगरान वजीर आला। अच्छा, कमर दिलशाद साहब क्विकली ये भी बताइएगा, जिस तरह से जो अभी समरी गवर्नर साहब को मौसूल हुई है, इसके हवाले से कल बात भी की जा रही थी, क्या अब उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि अगर ये इस हवाले से एक्शन नहीं लेते तो 48 घंटे के बाद खुद ब खुद असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी बताइएगा। तो दुरुस्त कहा उन्होंने, इसलिए आइन के आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि जो ही वजीर आला असेंबली तहरीर करने की एडवाइस गवर्नर को भेजता है, तो गवर्नर 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अपनी तहरीर का नोटिफिकेशन कर देगा। अगर वो नहीं करता तो फिर सूबाई असेंबली ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है वो तहरीर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है। वो तो गवर्नर वैसे जब आइन के मुताबिक ही चलेगी ना गवर्नर की, तो गवर्नर असेंबली को अच्छा, इलियास साहब है हमारे साथ? जी जी, हमारे साथ कमर साहब इलियास साहब भी हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। आपकी इजाजत से जरा मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, और इसका जरा हम तजिया ले लेते हैं उनसे भी। इलियास साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये हमें बताइए कि इस वक्त नून लीग के कैंप के अंदर खलबली तो डेफिनेटली होगी, हलचल तो डेफिनेटली होगी, बिकॉज दे वांटेड टू प्रिवेंट दिस असेंबली किसी भी तरीके से ये टूटे ना। कायरा साहब ने कल कन्फेस किया कि हम नहीं चाहते थे कि पंजाब में इलेक्शन हो, हम नाकाम हुए, और ये अच्छी बात है कि ठीक है, सियासत में कामयाबी नाकामी इसका हिस्सा है। उन्होंने कल इस बात को माना। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? नून लीग क्या सोच रही है? बड़ी सियासी जमात है, बड़ा वोट बैंक है पंजाब का, क्या सोच रहे हैं इस वक्त जो उनके साथ हुआ इस पे? अरे नून लीग की जानब से तो कल आप देख लें कि कल बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली गई। उसके बाद क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने सब नोटिस लिया, और मियां नवाज शरीफ के नोटिस लेने के बाद उन्होंने इस पर अपनी बड़ी इस पर गुस्से का भी इजहार किया कि उनकी जो टीम ने जो इधर लाहौर में किया इत्तेमाद के वोट पर, उनकी इतनी तैयारी नहीं थी कि वो इस तरह के इकदाम करें। अब उन्होंने अपने पार्टी को पहले ही कहा कि वो इलेक्शन की तरफ आए, और कल भी उन्होंने इस पर बातचीत की मौलाना फजल रहमान से, आज सबक सदर आसिफ जरदारी से, PDM के जो उनके साथी हैं, जो उनके मुशावरत की है कि असेंबली के तहलील होने से किस तरह बचाया जा सकता है। बहरहाल इस पर मुशावरत है, 48 घंटे हैं अभी उनके पास। आज वो देखें क्या लाहेमल तय करते हैं कि इसके लिए कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में तो अभी तक तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, लेकिन जो है कि ये असेंबली तहलील करने के बाद जैसे गवर्नर ने उनकी कबूल कर लिया, जो सारा डी नोटिफाई का जो सिलसिला था उनको वापस ले लिया, तो ये सारा सिलसिला देखें इलेक्शन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब 48 घंटे तक दस्तखत नहीं करते तो कबूल हो जाता है, सारा कर देते हैं। जैसे कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं इलेक्शन के लिए जिस तरह जिले बना दिए हैं, वो एक अलग हल्का बंदियों का एक नया इशू बन गया हुआ है पंजाब में। अच्छा इलियास साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि आज वो अपना लाएअमल तय करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपने कल खुद भी देखा कि नून लीग की जो हल्के उनकी जानिब से बड़ी खामोशी इख्तियार भी की गई, और साथ साथ बहुत सारी जगहों पर जो मुस्लिम लीग की क़यादत है उसके हवाले से भी बात हो रही थी। पंजाब की सियासत मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि पंजाब उनका गढ़ समझा जाता था, और अभी भी जो भी सूरत हाल है, वोट बैंक है वहाँ पर उनका। अब नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी, मरियम नवाज साहिबा की गैर मौजूदगी, आपको लगता है कि जो सारा मामला हुआ है, अब मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है सारी सूरत हाल में?
जी बिल्कुल, इसमें जी क्योंकि अगर एतमाद का वोट ना ले सकते तो फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो प्लान था कि मियां नवाज शरीफ साहब इस महीने के आखिर में या अगले महीने में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और मरियम नवाज साहबा क्योंकि उनका हाल ही में ऑपरेट हुआ है तो इसलिए वो फौरी तौर पर तो नहीं आ सकते, लेकिन ये पार्टी की क्यादत का उस दिन असेंबली में जब एतमाद का वोट लिया जा रहा था तो आपने देखा होगा पार्टी में वो उस तरह जोश जज्बा नहीं था जैसे पार्टी में क्यादत का फुकदान होता है, और जिस तरह पॉलिसी जिस तरह चलाई जाती है, अगरचे लीडर मौजूद थे जिन्होंने बाद में दावे भी किए थे, राना सनाउल्लाह ने, अतार तारड़ ने, जी जी जी, जी हम आपको बताते हैं बस वो एक लाजमी शेर है ना कि वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। ये कुछ इस तरह की सूरत हाल बनी। इस वक्त हमारे साथ मुस्तफिद चीमा मौजूद हैं जो तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ की, उनसे जरा बात करते हैं और उनसे इस बारे में पूछते हैं। आपको आवाज आ रही है? जी जी इमरान जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं मुसर्रत साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सरप्राइजेस तो आपने दिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमें लगा कि आपको बड़ी ट्रबल होगी पहले एतमाद का वोट लेने में, जब वोट ले चुकेंगे तो फिर हर साफी का ये ख्याल था कि अब असेंबली कौन तोड़ेगा, लेकिन असेंबली भी टूट गई। तो क्या कैसे देख रहे हैं जी आप और क्या लाया अमल है आगे आपका? बिल्कुल आप फर्म हैं टू गो फॉर द इलेक्शंस मुसर्रत साहिबा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कामयाबी बख्शी, और वरना इन्होंने जो गरूर और तकब्बुर के अंदर दावे किए थे, स्पेशली एक वो जो मुंशी साहब ब्रीफकेस लेके फिर रहे थे और उनके साथ जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक रखना होता है, वो हमेशा इंतशार और बदअमनी के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सब अल्लाह की मदद से और खान साहब की कन्विक्शन थी, और चूंकि हमारी नीयत अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए इसको ठीक करना, इसके मसाइल का हल करना, तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। लेकिन इसके साथ मैं आप बताती चलूं कि इनके लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेस हमारे पास और भी हैं, ये जरा देखते जाएं। और सबसे बड़ा सरप्राइज इमरान एंड अर्मिला, इनको जो मिलना है वो अवाम ने देना है, जिसकी वजह से ये भाग गए हैं। आज फिर आपने देखा होगा, बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये छठी दफा सिंध के अंदर भी बल्दियाती इलेक्शन से रात को फिर राह फरार इख्तियार की। तो ये वो पॉलिटिकल लोग होने का जो दावा करते हैं, ये ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन तो जब भी मुसल्लम जी, ये तो एक बड़ा संग मील है, बड़ा आपके लिए एक पुलसिरात थी जो आपके लिए आपने अबूर कर ली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे अब इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर क्या कुछ बहुत बड़ा गिव एंड टेक हुआ है परवेज इलाही साहब के साथ? क्योंकि ये स्पेकुलेशंस अपनी जगह मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक बहुत ज्यादा है, और अब जब ये मंजिल निकल गई है एक सिग्नेचर वाली बतौर सीएम चौधरी साहब के, तो लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा गिव एंड टेक है और आने वाले वक्त में शायद इन दो पार्टीज जो कामयाब इत्तेहादी अब तक रही हैं, इनके दरमियान कुछ मसाइल भी हो सकते हैं। इसके बारे में हमें बताइए, PMLQ विद PTI। नहीं इमरान, ये वही छह मगोइयां हैं, जैसे कि जी वो आप सोचो जब पहले ये था कि जी हम एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे क्योंकि चौधरी साहब नहीं चाहते, फिर ये र्यूमर फैक्ट्री में से एक अफवाह उड़ाई गई कि जी वो बिल्कुल भी असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। हुआ क्या, पहले दिन से जो हम कह रहे हैं उसकी वजह ये है, मैं दोबारा बताती चलूं कि ये जो कल समरी मूव की है, इसके ऊपर सिर्फ डेट लिखी है चौधरी साहब ने, हम सब मौजूद थे, फवाद भाई ने उनके आगे पेपर रखा था और उन्होंने डेट उसके ऊपर खुद अपने हाथ से डाली। और जाके उन्होंने वहां से जब मीटिंग से उठ के गए हैं, खान साहब के साथ जब इनकी मीटिंग थी, मैं उसी मीटिंग का हिस्सा थी। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं ऑन ओथ ये बात कर रही हूँ कि उन्होंने पहले हमारी मीटिंग्स होती रही हैं सीट एडजस्टमेंट के ऊपर, ये जो फाइनल मूव थी कल और परसों की, उसमें किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। अच्छा। उसमें उन्होंने ये कहा, हाँ ये जरूर है कि हमारी तरफ से जो डेलीगेशन था उसने खान साहब की तरफ से ये उनसे बात की, और जब 1-on-1 मीटिंग हुई चेयरमैन की और सीएम साहब की, तो उन्होंने उनसे बात की। तो सीएम साहब के आगे और मुनस भाई को मैं स्पेशली बहुत अप्रिशिएट करूंगी, ये जब तारीफ लिखी जाएगी पंजाब का, जो ये हमने इतना टफ जो सिचुएशन को हमने जब फेस किया, वाकई पुलसरात हमने पार किया, उसमें मुनस इलाही का नाम याद रखा जाएगा। उन्होंने हमसे किसी किस्म की बार्गेनिंग नहीं की। ठीक है, सुन लें, कोई सीट कोई बार्गेन या कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एक और बात, इस चीज का हमारी पार्टी में इज्जत और कदर की निगाह से तो देखा ही गया, इंशाल्लाह इस चीज को ऑनर करेंगे, हमारे चेयरमैन साहब ऑनर करेंगे, और इंशाल्लाह जितनी इज्जत उन्होंने दी है, जितने अच्छे तरीके से फैसला किया है, PTI की पूरी लीडरशिप खान साहब की क़यादत में
हम इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है मुसर्रत साहिबा, ये तो हो गई पंजाब की सूरत हाल। अब असम्बलियाँ तहलील करने का मामला भी आप लोगों ने जिससे खुद किया कि ये क्रॉस हो गया, आप केपी असम्बली के हवाले से और फिर जब इलेक्शन की जानिब आप आएंगे, क्या आप सिर्फ असम्बलीज के अंदर ही इलेक्शन होता हुआ देख रही हैं या फिर पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन जो खान साहब डिमांड भी कर रहे थे बार बार, उसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होगी तहरीक इंसाफ की, या सिर्फ हम केपी असेंबली या पंजाब असेंबली में इलेक्शन की सूरत हाल देखेंगे या पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर इनमें रत्ती बराबर भी अकल हुई, जो कि अभी तक माजी में 8-9 माह का इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें इन्होंने अकल से काम लिया नहीं है, बुग़्ज़ से, हसद से, गुरूर और तकब्बुर से ये फैसला साजी हुई है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का भी ये हाल है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान से ज्यादा बुरा हाल इनकी अपनी सियासत का है, दफन हो गई है खुद इन्होंने अपनी कब्र। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि एक इज्तिमाई कब्र खोदते हैं, उसके बाद उससे बड़ी कब्र खोद लेते हैं। अब मैं जो देख रही हूँ 2 सिचुएशन है, तीसरी है ही नहीं, तीसरी को डिस्कस करना ही फजूल हिमाकत है, जो अहमकों की जन्नत में रहते हैं करते रहे। पहले ये कि पंजाब में और केपी में हो जाए। असल और हकीकी बात ये कि अगर ये पूरे मुल्क में करा लेंगे तो इनके लिए ये फिर भी कदरे बेहतर होगा, कुछ परसेंटेजेस बेहतरी की इनके लिए लगा दो। लेकिन अगर ये केपी और पंजाब में खाली होता है तो हमारी सिचुएशन ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे? हम 2 सूबों के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, हम 2/3 मेजोरिटी से आगे पे खड़े हैं। आप हर इंडिविजुअल का सर्वे भी अब हो रहा है, जो आयरिस का सर्वे है वो अलग है, बाकी जैसे अच्छा, एक मेरे पास टाइम कम है, एक सवाल जी एक फिक्रा, जी जी जेलम के अंदर फवाद चौधरी 62% पे खड़ा है और ये कमोबेश हर हल्के की सिचुएशन। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब इस वक्त जो खान साहब का फेमस वोट बैंक है, जब नेशनल इलेक्शन होगा तो फिर मुझे बताओ, जो 2 सूबों में अगर हमारी हुकूमत है, 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा हम सीटें ले जाते हैं, तो नेशनल इलेक्शन में हम इनका हशर क्या करेंगे? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन फिल वक्त मसला सिर्फ सूबाई हुकूमतों का है ना, सूबाई इलेक्शंस की बात हो रही है, असेंबली अगर टूटती है। मेरा सवाल मुख्तसरन मुझे ये बता दें कि जिस तरह स्पीकर ने आपके साथ बड़ा कोऑपरेट किया पंजाब में, ऑब्वियसली आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है, इसी तरह पीडीएम का स्पीकर अपना है, उनकी सवाबदीद पे वो इस्तीफों को कैसे ट्रीट करते हैं, और वहां पे अगर आपके इस्तीफे नहीं माने जाते, फेडरल में फिर भी गवर्नमेंट रहेगी, पंजाब में निगरान हुकूमत आ जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि यू विल लूज द कंट्रोल ऑन दीज बोथ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस और ये इलेक्शन में आपको हर्ट भी कर सकता है? नो, हमने इतनी सस्तायत में पंजाब की सीटें छीनी थी इनसे। पंजाब में उस वक्त इनकी अपनी हुकूमत थी, बाई इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, जुलाई में, और फिर वफाक में जिस तरह से विक्टिमाइजेशन की बदतरीन तारीख और मिसाल थी, तो हम इनको फेस करेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे, इनकी रिगिंग के बावजूद राइट मुसलसल हम भारी ठीक टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद साहब, इन दी एंड जाते जाते आपने मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा यानी कि तहरीक इंसाफ पंजाब का मौक़िफ़ आपने सुना, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वो कह रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी तो हमारी कहीं गई नहीं है, लेकिन लूजिंग अ प्रोविंस जिसमें ऑलरेडी आपकी बनी बनाई हुकूमत है, गोइंग इन इलेक्शन फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स एंड देन कमिंग बैक विद द मेजोरिटी, आपको ठीक लगती है स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ की? इलियास साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जो इनकी स्ट्रेटेजी है, इन्होंने जैसे आपने कहा कि इन्होंने दोनों बड़े जो सूबे हैं और मेजोरिटी थी इनकी केपी में और पंजाब में, आज केपी की असम्बलियां भी ये तोड़ने जा रहे हैं, तो ये एक किस्म का लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह कह रहे हैं कि जी हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमने इनसे गवर्नमेंट छीनी थी, तो ये सूरत हाल देखते कि आइंदा पंजाब की सूरत हाल में भी बड़ी कशमकश दिखाई दी जाएगी, क्योंकि अगर विक्टिमाइजेशन की गई फेडरल से, जिस तरह अगर करने की कोशिश की गई, जिस तरह पहले भी दिखाया कि पंजाब पुलिस इनकी अहकामात नहीं मानती, ब्यूरोक्रेसी इनके अहकामात नहीं मानती, तो एक दफा फिर एक लूज कर जाएंगे। ये सिचुएशन इनके लिए बड़ी टफ होगी आइंदा पंजाब में, इनकी पीटीआई के लिए, जो देखने में आ रहा है, क्योंकि इनके अपने होते हुए It's not that easy as it एग्जैक्टली जितना ही कॉन्फिडेंस है उतना ज्यादा नहीं इजी होगा। थैंक यू मोहम्मद इलियास साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद थे, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद थी और साथ साथ मोहम्मद इलियास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे थे। पंजाब की सियासत में आए रोज कुछ कुछ ट्विस्ट हो रहा है और आइंदा आने वाले दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
बैक टू एक्सप्रेस। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। कराची की सूरत हाल हमने पहले खबर तो आपको दी थी लेकिन कम डिस्कस की, तो थोड़ा सा हम इन डिटेल्स कराची के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मालूम है जो कराची की हल्का बंदियाँ हैं 2021 के ऊपर एक एतराज़ मौजूद है और फिर इसके बाद नेगोशिएशंस हुई। कल की खैर सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि तीनों धड़े जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के थे, इसमें फारूक सत्तार साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, ये मुत्तहिद हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत के ज़ेर असर फारूक सत्तार साहब ने एक मशवरा भी दिया कि फेडरल और प्रोविंशियल असम्बली से पुल आउट करें, जिस पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप पॉलिसी स्टेटमेंट ना दें। अच्छा, तो लेकिन हमने इस वक्त तलकाबंदियों पे बात करनी है क्योंकि इसका असर बराह रास्त बल्दियाती इंतखाबात पे पड़ रहा है। जमात इस्लामी आज अपना मौक़िफ़ दे रही है कि इंतखाबात डिले नहीं होने चाहिए। हमारे साथ के अब्बासी मौजूद है, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे ज़रा डिटेल है कि उनके पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस सूरत हाल को लेकर। अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा था, ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने घुटने टेक दिए MKM के सामने, लेकिन तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ ले रही है कि ये हमें हराने की कोशिश है पीपल्स पार्टी और MKM की जो सूरत हाल बनी है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इसको लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त कराची और हैदराबाद डिवीजन में जो दूसरे मरहले के इंतखाबात होने थे वो तो जो है इंतखाबात नहीं हो सकते अब, क्योंकि हल्का बंदियां जो थी 2021 की, जिस पर MKM की काफी एतराजात थे उसको मनसूख कर दिया गया है। जबकि पूरी रात की एक बैठक हुई थी जिसके बाद जो है बिलावल भी हंगामी तौर पर इस्लामाबाद से कराची पहुंचे और जो मुशावरती इजलास हुए उसके बाद जब उन्होंने मंजूरी दे दी तो उसके बाद ये की जानिब से जो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिसमें इन हल्का बंदियों को मनसूख कर दिया गया है। MKM के एतराजात थे इन हल्का बंदियों पर, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि 15 तारीख को जो डेट दी गई है इंतखाबात की, बल्दियाती इंतखाबात की, दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए और हम मुकम्मल तौर पर तैयार है कि इन बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लें। तमाम सिर्फ MKM के ही एतराजात थे जिसकी वजह से सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया। जबकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट शहर के अंदर भी हो रही है, इत्तेहाद भी बन रहे हैं जो कि इंतजाम भी हो रहे हैं। इस वक्त जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पे कराची में इत्तेहाद था बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट थी कि कल MKM के जो जीगर धड़े थे वो एक साथ मिलकर बैठे। अचानक ही डेवलपमेंट हुई तो पीपल्स पार्टी का भी इजलास हुआ और उस दौरान जो प्रेशर दिया गया था MKM की जानिब से, MKM उसमें काफी कामयाबी हुई और MKM की जो मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए गए। अच्छा, इसमें अब्बासी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं ज़राए के जरिए कि क्या कोई कहना चाहिए बैकडोर कोई सेटलमेंट है दोनों जमातों की कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे MKM आ जाए और जो देही इलाके हैं, जो रूरल गवर्नमेंट है और मेन गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी के पास रहे, और इस सेटलमेंट को आगे लाने के लिए, चूंकि बहरहाल दोनों जमातें विफाक में इत्तेहादी भी हैं, तो इसको आगे लाने के लिए ये सारा कुछ अमल हुआ है। क्या ऐसी कोई अपडेट्स मौजूद हैं आपके पास या फिर महज ये स्पेकुलेशंस और खबरें? जी देखिए, इस वक्त क्योंकि MKM वफाक में था जी और MKM ने ये धमकी दी थी कि वो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगी, जबकि इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत के साथ है इस वक्त, जिसकी वजह से ये माहिदा तय पाया है और जो पीपल्स पार्टी है उसको बेट करना पड़ा है। इस वक्त भी अगर देखें तो हैदराबाद के अंदर अगर ये इंतखाबात हो जाते हैं तो हैदराबाद के अंदर मुकम्मल एक जो है कहा जाता है 27 सीटों पर तो पीपल्स पार्टी आ चुकी थी, जहाँ पर अनअपोज उनके उम्मीदवार कामयाब हो चुके थे। इसी तरह से दीगर सीटों पर भी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकते थे और मेयर ला सकते थे। जबकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची की 70 सीटों पर पीपल्स पार्टी जो है एक वहां पर जीतती रहती है हमेशा, और कैलकुलेशन ये की जा रही थी कि अगर वो इत्तेहाद में मिल भी जाए, जमात इस्लामी या MKM भी उनके साथ आ जाए तो पीपल्स पार्टी मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे तो मुत्तहिदा का मौक़िफ़ हो गया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, जो भी मामला थे उन्होंने सारी अपनी स्ट्रैटेजी वाजे की। आपके ख्याल में जो तहरीक इंसाफ है और साथ साथ जो जमात इस्लामी है, इनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होने वाली है? जी देखिए, इस वक्त तो वो कराची के जो इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं बल्दियाती इंतखाबात, उस पर इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट लिया था पहले भी, हाफिज नईम रहमान समेत जो तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि अगर ऐसा कोई इक़दाम किया गया तो वो सड़कों पर निकलेंगे और एहतजाज धरने होंगे। लेकिन क्योंकि ये अचानक फैसला हुआ है, रातों रात फैसला हुआ, ये तकरीबन रात के 2 बजे जो है ये इजलास जब खत्म हुआ तो उसके बाद वज़ीर इत्तलात सिंध की जानिब से मीडिया से बाकायदा तौर पर गुफ्तगू भी की गई और उसमें बताया गया
कि कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात मनसूख कर दिए गए हैं और सुबह सवेरे ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि जो ठीक है गेम अब्बासी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें आगाम आपसे सूरत हाल जानते रहेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एक बार फिर कराची, हैदराबाद और दादू में जो बलदियाती इंतखाबात हैं हल्का बंदियों की वजह से उन्हें मुलतवी किया गया है, जिस पर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ जो कि बड़ी स्टेक होल्डर्स जमातें हैं कराची के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे और आज दोनों जमातें अपनी हिकमत अमली भी दे रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो बात करते हैं कुछ सऊदी अरब की, जिसने शहरियत देने के कानून में बड़ी तब्दीली कर दी है। सऊदी अरब में शहरियत देने के कानून के हवाले से आपको बताएं तो आर्टिकल 8 में तरमीम की गई है और इसके तहत जो शहरियत देने का इख्तियार है वो वजीर दाखिला से लेकर वली अहद को दे दिया गया है। सऊदी अरब की नेशनैलिटी की हम बात कर रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम बहुत बड़ी खबर है ये। सऊदी मीडिया कुछ ऐसा रिपोर्ट करे जिसमें सऊदी वली अहद और वजीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर ये जो शहरियत देने का कानून है इसमें तरमीम मुतारिफ कराई गई है। कानून में जो तरमीम है इसके बाद अब शहरियत देने का जो इख्तियार है वो वली अहद के पास नहीं होगा, अब वो वजीर आज़म के पास चला गया। कानून के तहत गैर मुल्की बाप और सऊदी माँ के बच्चे को मुल्क में पैदा होने पर चंद शराइत मुकम्मल करके सऊदी शहरियत दी जा सकती है। और लेट मी करेक्ट, ये अब वजीर दाखिला से वली अहद और वजीर आज़म जो कि मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं उनके पास चला गया। अब ये वजीर दाखिला के पास नहीं रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। सऊदी अरब अपने आप को बहुत हद तक तब्दील कर रहा है, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इससे पहले लोगों को बहुत मुश्किलात होती थी सऊदीया में शहरियत का जो कानून है उसके मुश्किल होने की वजह से। चलिए जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें उफेरा फैज और वकार अहमद मलिक कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं पर्सनालिटी परफेक्शन के हवाले से। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अमला एंड इमरान। नाज़रीन, इंसान के अंदर बाज़ औक़ात एक ऐसा खौफ पाया जाता है जिसमें उसको ये लगता है कि वो शायद परफेक्ट नहीं है या उसको बहुत सी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे वकार साहब से कि आखिर ये फियर जो है ये क्या चीज़ है और इसकी वजूहात क्या होती हैं। वकार साहब मुझे ये बताइएगा, अगर इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरा ख्याल है कि ये इंसान की तरक्की के लिए या उसकी पोजीशन को बेहतर करने के लिए ये एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसका जो ऑब्सेशन है वो किसी बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है? ऑब्सेशन का जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं या ऑब्सेसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं तो वो तो ऑलरेडी एक नफ्सियाती अर्ज़ है। वो किसी भी चीज़ के साथ आप अगर ऑब्सेसिव नहीं करेंगे तो वो ऑफकोर्स एक नफ्सियाती अर्ज़ है। बुनियादी तौर पर एक थाट पैदा होती है, थाट की अगेन उसके अगेंस्ट एक फीलिंग पैदा होती है और फिर ये पूरी एक चेन है। उसके आगे जो है वो कंपल्शन पैदा होती है, यानी बिहेवियर आपका होता है और ये पूरी एक चेन है। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है तो वो क्या करते हैं कि वो इस बाकी चेन को छोड़ देते हैं, तो वो थॉट्स पे फोकस करते हैं कि थॉट्स चेंज होंगी तो डेफिनेटली थॉट्स चेंज होंगी तो फिर फीलिंग उस तरह की डेवलप नहीं होगी। यानी एडलोफोबिया तो वो है कि एक ऐसा फोबिया जितनी भी हैं वो गैर अकली खौफ होते हैं। ये एक ऐसा गैर अकली खौफ है कि जो कि आपको परफेक्शन की तरफ, यानी आप जिस चीज़ को परफेक्ट समझते हैं उसके असूल के लिए जो आप जद्दोजहद करते हैं वो जद्दोजहद या वो चीज़ें इस हद तक अगर आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाए, जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिसके नतीजे में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएँ और आपकी ज़िंदगी की रूटीन को डिस्टर्ब करें तो इस सूरत में तो ये एटलोफोबिया हो जाएगा। बट एटलोफोबिया से बात करने से पहले भी ना एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने सेट किया ना, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क उन स्टैंडर्ड्स पे आ जाता है कि वो किस हद तक अकली है। गैर अकली भी हो सकते हैं। मसलन एक डाकुओं का गिरोह है, वहाँ पे एक बच्चा जो है वो परवरिश पा रहा है, तो उसका जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो एक अच्छा डाकू बनने गया। अगर हमारे यहाँ आपको मालूम है हमने एक बात किया था कि एक ऑब्जेक्टिफिकेशन पे हमने एक सेगमेंट किया था कि और जो खवातीन जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, जिसमें खवातीन जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर होती हैं क्योंकि हमने स्टैंडर्ड्स इस तरह के बना रखे हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है अगर वो सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे लगा देंगी और उनका जो अटेंशन स्पैन है जो वो अगर उसका गालिब हिस्सा जो है वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ही तवज्जो मरकूज़ रखेगा तो बहुत सारी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, बहुत सारी ज़िंदगी में जो लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ों से वो मुबर्रा हो जाएंगी ना। क्योंकि हर वक्त उनको मतलब आप सोचें कि एक बंदा जो है वो हर वक्त ये सोच रहा है कि मैं कैसा दिख रही हूँ। एटलोफोबिया पे बात करने से पहले तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क आता है कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनके हसूल के लिए आप जा रहे हैं वो क्या स्टैंडर्ड्स भी कोई मुनासिब स्टैंडर्ड्स हैं। अगर कोई फ़र्द जो है वो स्पोर्ट्स में है और वो एक उसने एक ख़ास थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि फ़लाँ इतनी स्पीड से बॉल करता है, मुझे इतनी स्पीड से करनी है, तो ये चले बिल्कुल समझ आती है उसकी तरफ जो उसका दौड़ है उस स्पीड के हसूल के लिए। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि क्या
आपके अंदर वो तमाम चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है, आपको मालूम ही है कि इंसान है और उसके अंदर बहुत वेरिएशन है, उसकी साइकोलॉजी में, उसकी बायोलॉजी में, उसकी सलाहियतों में, फिजिकल सलाहियतों में, ज़हनी सलाहियत, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बच्चा है जो कि उसने बचपन से ही उसके वालिद ने उसको मैथमेटिक्स में डाला है, ठीक है। वो शुरू में उसकी सारी गेम्स जो थी वो मैथमेटिक्स पे मबनी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो उसने 15-16 साल में वो एक अमेजिंग मैथमेटिशियन कि उसमें खदो खाल से नज़र आने शुरू हो गए हैं और उसके बाद वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन गया है। उसको अगर आप स्टैंडर्ड बनाएंगे तो प्रॉब्लम यह है कि उसके पीछे जो चेन है वेरिएबल्स की, वो ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी भी वही चेन हो, तो फिर शायद आपको उसको हसूल ना भी कर पाए। आप इसको एक म्यार ये रख लें कि अगर वो आपकी रूटीन ख़राब कर रही है, आपकी ज़िंदगी की रूटीन ख़राब हो रही है, आपको स्ट्रेस में लेके जा रही है, या आपको जब भी किसी वो परफेक्शन आपके सामने आती है, वो अगर किसी इंसानी शक्ल में है, तो अगर जब भी आपके सामने आती है और आप एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है, या इसको हम एपिसोडिक स्ट्रेस कह लें, इसी तरह आपको एंग्जाइटी जो है उसका आप शिकार हो रहे हैं, तो ये वो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन है जहाँ से आपने स्टेप बैक करना है। अच्छा वकार साहब, हम इस फोबिया की बात कर रहे हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो फोबिया है, ये जो फियर है, ये पैदा कैसे होता है? फियर ऑफ इम्परफेक्शन जो है, असल में तो फोबिया कोई भी किस तरह पैदा होता है, जनरली इसका ताल्लुक चाइल्डहुड से है, बचपन से है, और डेवलपमेंटल जो फेजेस हैं उनसे है। इसको आप कह सकते हैं किसी हद तक, कुछ रिसर्चर्स जो है ये समझते हैं कि सिवियर जो पनिशमेंट है जो आपको बचपन में मिलती है परफेक्ट होने के लिए, अब वो परफेक्शन का स्टैंडर्ड जो है वो आपके वालिदैन ने तय किया हुआ है, तो उस पे जब आप पूरा नहीं उतरते तो उस पे जो आपको बहुत सख्त सज़ा दी जाती है, तो उस शक्ल में ये बेसिकली वहाँ से कहीं परवान चढ़ता है। स्वेयर पनिशमेंट हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें परफेक्शन जो है वो बहुत आपके लिए बहुत मानी रखती हो, आप ऐसी तमाम सिचुएशंस को अवॉइड करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसकी बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है। आप हर उस सिचुएशन को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप चलें ख़वातीन के हवाले से बात कर लें, और क्यों हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत ही अहम और बड़ी मानी रखती है, गो की गैर अकली अपनी जगह पे है, लेकिन बाहर वो मानी रखती है, तो वो क्योंकि मानी रखती है हमारे कल्चर के अंदर, तो अगर कोई खातून जो है वो शादी ब्याह पे और इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो कि फैमिली है की एक्टिविटीज़ हैं उसमें जाने ही छोड़ दे, यानी वो ये सोच रही है कि लोग उसके बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में क्या राय रखेंगे, या मेरे अपीयरेंस उस स्टैंडर्ड पे नहीं है, ये व्हाटएवर जो भी है, ये अपनी तौर पे अपना इसने एक जहान बनाया हुआ है ना, ईगो सेंट्रिसिज्म की वजह से। गो कि वो लोग इतना नहीं सोचते, या अगर वो कोई फिक्रा कहते भी हैं तो उस फिक्रे का इतना वेट नहीं होता जितना ये वेट समझ रही हैं। तो इस हवाले से वो क्या करती हैं कि वो सिचुएशन को, उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो अगेन फिर प्रॉब्लमेटिक है जिंदगी के लिए। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि जो आपके अंदर फियर्स हैं कि आप इम्परफेक्ट हैं या आपको खुद पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फिर ही आप परफेक्ट इंसान बन सकते हैं, तो किस तरह से आप इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी वकार साहब ने आपको बताया कि ये चीज़ किस तरह से आपकी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं हम आर्मी हेरिटेज म्यूजियम में, जहां पे सना हुमायूं है आज और इसकी सैर करा रही हैं। और आज ये हेरिटेज म्यूजियम लाहौर का नहीं है, रावलपिंडी का है। देखिए इसमें क्या है, लेट्स गो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको ओवर अ कप ऑफ कॉफी में वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपको सैर कराने लाई हूँ अयूब पार्क म्यूजियम की, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी आर्मी हेरिटेज। और इस म्यूजियम में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। म्यूजियम में आप आई, बहुत खुशी हुई। वेलकम करते हैं आपको। यू वेलकम। अच्छा, मैं एक तो बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पर आने से पहले, और सबसे पहले मुझे तो अभी थोड़ा सा पता है कि आर्मी हेरिटेज है। जी जी। मजीद इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि मुझे उससे कहीं ज़्यादा हिस्ट्री नज़र आ रही है जी जी। पुराने अदवार की, तो आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी? जी मैम, ये जो हेरिटेज हाउस है ये है बेसिकली म्यूजियम ही है ना, जिसमें हिस्ट्री है, मुगलिया दौर की हिस्ट्री है, इसमें सिंध की हिस्ट्री है, मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री आपको मिलेगी। उसके अलावा 14 अगस्त से पहले जो जंगें हुई थी वो आपको हिस्ट्री मिलेगी। 14 अगस्त के बाद जो निज़ाम सारा यहाँ पे हुआ है वो भी आपको तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, ये मोहम्मद बिन कासिम की ओरिजिनल सारी जो चीज़ें हैं? जी, जो उस दौर में जो हथियार वो यूज़ करते थे, उसके अलावा ये हेलमेट थे,
ये ज़रा जो पहन के वो यूज़ करते थे, इसलिए ताकि कोई भी हथियार से सेफ्टी के लिए वो अपने आप को ये, और उनका जो बेहतरीन हथियार था जो उन्होंने अपनी जंग में यूज़ करते थे सब, वो मंजनीक है। अच्छा, वो जो तोप पुराने जी जी, इससे ये गोलाबारी करने के लिए यूज़ होती थी ये मंजनीक। जी मैम, ये गजनवी की हिस्ट्री है उस ज़माने में, यानी कि जो हथियार यूज़ किए गए थे वहाँ उस वक्त तीर कमान वगैरह, और इसके अलावा जो है ना ये ड्रम वगैरह वहाँ पे जब कोई जंग का साउंड वगैरह होता था बताने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये यूज़ किए जाते थे तब। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो ये गौरी डायनेस्टी है। अच्छा, जो मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो दौर स्टार्ट हुआ था वो फिर जो था गौरी दौर था। इनके बाद जो नेक्स्ट था वो था गजनवी दौर था। हमने स्टार्ट लिया गौरी डायनेस्टी देखी, हमने मोहम्मद बिन कासिम की डायनेस्टी देखी, और अब हम यहाँ पर आए हैं जब दिल्ली सल्तनत के बाद और उसके बाद जो डायनेस्टीज आई हैं। तो अब आप मुझे ये बताएंगी कि ये दिल्ली सल्तनत से लेकर उसके बाद की जो सारी डायनेस्टीज थी उसमें ये तकरीबन तमाम वो हथियार हैं जो जंगों में इस्तेमाल जी होते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये वो हथियार हैं जो वो अपनी जंग में इस्तेमाल करते थे। ये उनके वो उस दौर के जो बर्तन इस्तेमाल होते थे ज़्यादातर वो हैं। ये वो ड्रेसेस हैं जो वो पहना करते थे उस दौर के लोग। ये सिर्फ हमने ड्रेस के लिए बताया हुआ है कि ये इस टाइप का ड्रेस यूज़ होता था। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुगल एम्पायर सेक्शन में, जहाँ पर वो एक तो जंगों में जो कपड़े इस्तेमाल करते थे उसके अलावा भी जो वो कपड़े पहनते थे, बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो अब हमें बताएंगी कि ये कौन कौन से यहाँ पर औजार रखे हुए हैं, और ये मैं जो देख रही हूँ कि ये क्या है? मैम, ये बेसिकली हमारे पास ये वो है जो पुराने ज़माने में आजकल का उसका नाम ब्लोर हम कहते हैं। अच्छा, ये भटियाँ वगैरह में जो है ना अच्छा, इस्तेमाल अच्छा। किया जाता था, ये ब्लोर होते थे उस ज़माने में। और ये वो ड्रेसेस हैं जो उस दौर में पहने जाते थे जंगों के दौरान, जंग के दौरान भी। और मैम यहाँ पे वो ड्रेसेस भी हैं जो वो आम अपनी सल्तनत के अंदर घूमते फिरते वक्त पहनते थे। ये वो बर्तन है उस ज़माने के पड़े हुए। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें ओरिजिनल रिस्टोर की गई हैं या ये रेप्लिकास? नहीं मैम, ओरिजिनल तो आजकल के दौर में आपको पता है मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है कि रिप्लिका हमने बनवा के तो इसकी जो है ना ये की है। और ये है ट्राइबल्स एट वॉर। तो मैम ये वो टाइम आ गया है कि जब हम पाकिस्तान बनने के बाद वाले ट्राइबल्स में आ गए हैं? नहीं मैम, वो अभी नहीं आया। अभी आप ये मुगलिया दौर के बाद वो ये उस दौर में दाखिल हुई है जब अंग्रेज़ों ने आके बरसगीर पे अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी। मुगल दौर के बाद जब जी जी, तो ये तो सिर्फ वो दिखाया गया है कि लोग ऊंचाई पे बैठते थे और नीचे, मतलब अक्सर वो आपने कहानियों में भी पढ़ा होगा ना कि पहाड़ों पे वो करके तो खाना बदोशों को रोका जाता था और उन्हें लूट मार की जाती थी। सही। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएंगे, बड़ा मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है कि जो जंगों में इस्तेमाल होती थी। नहीं मैम, ये जंगों में तो भी इस्तेमाल होती थी, मतलब जब पानी में लोग घुस के किसी को निशाना बनाना होता था ये मरीन वॉर के लिए। जी 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 जी, तो वो भी थे। उसके अलावा ये वो मैंने बताया ना कि अंग्रेज़ों का जब दौर स्टार्ट हुआ था तो फिर काफ़ी तरक्की हुई थी, क्योंकि जू फिर हम स्टेप बाय स्टेप गुजरते आ रहे हैं तो बताया जा रहा है कि इस दौर में ये तरक्की हुई थी। ये फिर ये देखें वायरलेस सेट भी इनके आगे थे, वो बता रहे हैं उस दौर में ये सिर्फ बताया है कि ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, वॉर में टेक्नोलॉजी कि ये अच्छा, और ये जो थे ये वो ड्रेस हैं जो अंग्रेज अपनी मतलब पहनते थे। ये तो मुझे कुछ ओरिजिनल से लग रहा है। जी बिल्कुल, ये वाकई में ये ओरिजिनल मुझे लग रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से एंटीक सामान मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। और ये क्या, ये तोप का वो कुछ है? तोप का जी 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 जो वो फायरिंग के लिए मैम यूज करते थे। उनके हंटर्स की भी मेरे ख्याल से वो मैम ये देखें वो बम ब्लास्ट वगैरह जो हम आज भी देखते हैं, देखें बॉम्ब्स, ये उस दौर में ये जी जी, और ये वो हैं जो गोलियां वगैरह जो राइफल्स के यूज होती हैं। और अभी हम उस हिस्से में खड़े हैं, जैसे कि मैम बता रही हैं कि अब हम पार्टीशन के टाइम तक आ चुके हैं, और ये जो हिस्सा है ये ट्रेन कहलाता है।
क्योंकि अब जो है यहाँ पर वो तमाम वाक़यात जो माइग्रेशन के टाइम पे हुए थे, पार्टीशन के टाइम पे हुए थे, क्योंकि अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं कि जब पाकिस्तान बनने के बाद हम देखेंगे कि उसके बाद अफवाज का या हमारा फौजी उसमें क्या तरक्की हुई है। तो चलें, ये हम अब पार्टीशन जी, ये ट्रेन हम में ट्रेन में आ को गए। शो हाँ, ये किया गया है। आपने जो है वो जी। खिड़कियां लगी हुई हैं, दरवाजे हैं, और अब हम ये ट्रेन से पाकिस्तान में आ गए। वाह, दिस इज नाइस। और अब हम स्टार्ट कर लिया है हमने वहाँ से जहाँ से पाकिस्तान की इब्तिदा हुई थी। हमारा कौमी खेल हॉकी, और उसकी सबसे पहले डिपिक्शन हुई है हमारे हॉकी प्लेयर्स की। तो अब मैम हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से हमारे बानी पाकिस्तान जी, बिल्कुल। ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का। और ये है वो बोर्ड जहाँ पर हम अपने बानी पाकिस्तान और अपने इकबाल की तस्वीर के साथ है वो तमाम तर लीडर्स के यहाँ पर हिस्ट्री मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, फिर उसकी ताबीर पूरी की, और फिर पाकिस्तान के हुसूल तक जिन्होंने पाकिस्तान को मेरे ख्याल से वजूद में लेकर आए हैं। ये तमाम वो अजीम शख्सियात हैं। और मैं थोड़ा सा इस बोर्ड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूँगी सो दैट आई कैन रिकॉल ऑल द पीपल। यहाँ पर तमाम तर चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी की डिटेल्स हैं फ्रॉम द डे 1 एंड फ्रॉम अभी तक जो हमारे करंट चीफ हैं। ओके मैम, ये एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा मुझे डिफरेंट नजर आ रहा है। व्हाट इज दिस? मैम, ये हमने उस कैप्टन सरवर शहीद की हिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई है। अच्छा। कि उन्होंने किस तरह वतन हासिल करते हुए अपनी जान दे दी थी, और उस टाइम पे वो आपको पता है जंग के टाइम पे नूरजहान के सॉन्ग ज़्यादातर हमारे फौजी जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए लगाए जाते थे। और ये वो जंगी वो खैमा, हाँ जी, खैमा। जब वो कैंप लगाते थे वो खैमा टाइप। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम जो आगे जा रहे हैं, ये अभी देखें असले वगैरह आपको ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें, ये तोप है, टैंक आगे स्टार्ट हो जाएंगे, जहाज आ जाएंगे, गन्स आपको हर तरह की जो यूज़ होती थी फायरिंग के लिए, वो गोलाबारी के लिए, वो आपको नजर आएंगे मैम। ये टैंक ओरिजिनल हमारा जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ठीक हालत में भी है। इसे आप अभी अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपने जब बताया कि ये हम जब इसको लेके आए हैं तो बाकायदा चला के लेके आए हैं। अच्छा। इसको उठा के नहीं लाया गया। ओह वाओ। अच्छा, ये हम अब ऐसी वॉल पे आ गए हैं कि जहाँ पर आर्मी का सिर्फ जंगे ही नहीं, अगर मुल्क में कोई ऐसी आफत आ जाए, जो कि हमने देखा है कि हमारी आर्मी हमेशा जो है वो आगे आगे रहती है, तो ये वो वाला सेक्शन है सारा। जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे हमारे फौजी जवानों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह अपनी जान की मतलब अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क के दिफा के लिए किस तरह अपने, देखिए अभी यहाँ पे ये आपको वॉल पे शो हो रहा होगा कि उसने उस फौजी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अपने लड़ने के लिए वो आगे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, हमें पूरा म्यूजियम विजिट कराया, तमाम तर हमें हिस्ट्री बताई, और मुझे वाकई ऐसा लग रहा है ये गाना सुनकर, ये सारा माहौल, वो क्या कहते हैं ना, एक दफ़ा फिर आपके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो जाता है, जो शायद कभी 14 अगस्त या 23 मार्च वाले दिन आता है। लेकिन मैं वाकई लोगों से कहूँगी कि इस म्यूज़ियम में ज़रूर विज़िट करें, ताकि आपकी जो वो एक मोहब्बत है ना अपने वतन से, और हमारे पाक जवान पाकिस्तान के फ़ौजी जिस तरह से अपने वतन की खिदमत करते हैं, तो वो एक रिवाइवल है उसका। सो थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम मैम, मोस्ट। आज तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं अपनी मुस्लिम सल्तनत की पूरी तारीख की एक सैर करके आई हूँ। आई एम श्योर कि आपको भी इस म्यूज़ियम की सैर करने में बहुत मज़ा आया होगा। आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हर साल की तरह, जिसे कहते हैं ना अफकार का एक ताज़ा झोंका हमें मिलता है, और वो है थिंक फेस्ट की सूरत में। इस दफ़ा का थिंक फेस्ट 2023 ये 2 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस है जो 14 और 15 जनवरी को लाहौर के अलहमरा हॉल में मुनक्किद हो रही है। इसमें मुख्तलिफ समाजी, मुआशी, माशरती जो मौज़ूआत हैं
उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा। और इस हवाले से हमने ज़रूरी समझा कि न सिर्फ इसकी अहमियत पे बात करें, इसके थीम पे बात करें, इसकी टारगेट ऑडियंस पे बात करें, इन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए इसकी जो रूह रवा है वो डॉक्टर याकूब बंगिश हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक अलमी और अदबी शख्सियत वो खुद भी हैं, इस सारी जो एक्टिविटी है इसको सुपरवाइज भी करते हैं, कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। ही इज़ द ऑथर ऑफ सो मेनी बुक्स। आजकल IT टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से यूनिवर्सिटी लाहौर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में सेंटर फॉर गवर्नेंस एंड पॉलिसी के डायरेक्टर भी हैं एंड इज गॉट अ ह्यूज पोर्टफोलियो बाय द वे। सो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमने जरूरी से बात करें। डॉक्टर साहब वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू वेरी मच। ग्रेट टू हैव यू एंड गुड मॉर्निंग। बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट है, हमें लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल ऐसे इवेंट्स की। तो थोड़ा सा हमें बताइए व्हाट थिंक फेस्टिवल 2022 इज, थिंक फेस्ट इज 23 जी, बहुत शुक्रिया एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ा सा अगर इसके बारे में बयान कर दूँ, ये एक एकेडमिक लिटरेरी फेस्टिवल है जहाँ हम नॉन फिक्शन पे फोकस करते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स हो जाए, करंट अफेयर्स, साइंस, जिनके ऊपर बाकी लिटरेरी फेस्टिवल्स फोकस नहीं करते थे, तो वो जो गैप है वो हम उसको फिल करते हैं। तो अगर आप हमारा शेड्यूल देखें तो 18 बुक लॉन्चेस हैं जो हम कर रहे हैं इस साल, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है और ये इंटरेस्ट भी शो करता है। सारी किताबें पाकिस्तान के ऊपर हैं, पाकिस्तान लेफ्ट रिव्यू से लेके शहबाज तासीर की जो कैप्टिविटी पे उन्होंने किताब लिखी है उसका जिक्र है, मुल्ला उमर पे एक किताब हम लॉन्च कर रहे हैं, हम ईरान के ऊपर किताब लॉन्च कर रहे हैं, अरब स्टेट के ऊपर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक वसी कैनवस है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे, हम जो अभी पॉलिटिकल सूरत हाल है इसके ऊपर बात करेंगे। 2023 50 साल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऊपर एक पैनल होगा। सो बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और जिस तरह आपने कहा कि अफकार ताज़ा, हमारा जो मेन नाम है अफकार ताज़ा थिंक फेस्ट, वो यही है कि पाकिस्तान में नया थॉट लेके आया जाए। बहुत लोगों को शौक है नया पाकिस्तान बनाने का, मगर वो तो थॉट से बनेगा ना। वो जिस तरह इकबाल ने कहा है कि ये मतलब ब्रिक एंड मोटर से तो नहीं बनेगा, ये अफकार ताज़ा से बनेगा। तो वो जब तक इस कौम में नहीं आएगा तब तक ये कौम कैसे आगे जाएगी? तो ये हमारा मेन एम है। लवली। अच्छा, मुख्तलिफ पैनलिस्ट भी डेफिनेटली आपके इस थिंक फेस्ट का हिस्सा होंगे। आपने जिस तरह से मुख्तलिफ नॉन फिक्शन टॉपिक्स की बात की, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है आजकल का, पॉलिटिक्स है जिस पे हम बार बार बात करते हैं रोज़मर्रा। किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप लोग लेकर चल रहे हैं? जो पैनलिस्ट है उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा इस सारी डिस्कशंस पे? जी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारे 3-4 पैनल हैं। क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर एक पूरा है, बिकॉज ये वर्ल्ड में बहुत बड़ा इशू है, बल्कि पाकिस्तान इस कॉन्वर्सेशन को लीड कर रहा है, उसके ऊपर एक पैनल है। फिर हमारा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अमल दखल है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। फिर हमारा क्लाइमेट फिलॉसफी पे है, बिकॉज इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्लाइमेट के ऊपर हमारा फोकस है। फिर इकोनॉमी जो आप कह रहे हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमी। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो हमारे लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो होंगे इन कॉन्वर्सेशन विद IBA कराची के जो हेड हैं प्रोफेसर अकबर जैदी, उनके साथ, बिकॉज लोगों को समझ में आए कि पाकिस्तान में इकोनॉमी क्या सूरत हाल है और हम इस हालत में कैसे पहुंचे हैं। और फिर पॉलिटिक्स का जो सेशन है उसका भी टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आर द पॉलिटिशियंस द रियल प्रॉब्लम, यू नो, बिकॉज और इसके अंदर जो 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PMLN, PTI और पीपल्स पार्टी, इन तीनों से रिप्रेजेंटेटिव्स आके डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो अक्सर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चीखो पुकार होती है और कहानी खत्म हो जाती है, इससे जरा आगे बढ़ के जरा एक सोबर तरीके से डिस्कस करें, बिकॉज पॉलिटिशियंस कल खत्म नहीं हो जाएंगे, पॉलिटिक्स कल आपको लग रहा है कि आप पॉलिटिशियंस बुलाएंगे और सोबर तरीके से कन्वर्सेशन एंड होगी, चीखो पुकार नहीं होगी? यू रियली थिंक दैट? फायदा ये हुआ है कि पिछले कुछ सालों में जब हमने कराया है, मतलब अब तो पारा ज्यादा चढ़ गया है, पिछले कुछ सालों में जब हमने इस तरह की कॉन्वर्सेशंस कराई हैं, तो थिंक फेस्ट एक बड़ा अच्छा मीटिंग स्पेस रहा है जहां डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट्स के लोगों ने एक दूसरे से डिस्कस किया है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास PTI के भी आते हैं, PMLN के भी आते हैं, पीपल्स पार्टी, हर पार्टी के, ताकि एक ओपन मीटिंग स्पेस हो कि जहां वो कैमरे से जरा थोड़ा सा हट के ऐसे फेस्टिवल्स या ऐसे इवेंट्स के हवाले से मैंने एक चीज देखी है, लिमिटेड क्लास है, सिलेक्टिव किस्म के लोग हैं जो कि ऐसे इवेंट्स पे जाते हैं, जो यूजुअली सोशल भी हैं, थोड़े टाइम भी मैनेज कर लेते हैं और जाते हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि एक नया जो व्यूअर है या नया जी ऑडियंस में से नए लोग हैं जो जाएं, उसके लिए कुछ ना कुछ देयर शुड बी सम अट्रैक्शन, ताकि उनका माइंड भी उस तरफ लाया जाए। और मैसेज के अंदर, जो कि आप मैसेज की बात करें,
चाहे इकोनॉमी है, चाहे सोशलिज्म है, जो भी है। तो इसके लिए क्या है इस थिंक फेस्ट को लोगों की तवज्जो ज्यादा इस तरफ लाई जाए, क्या सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लोगों के लिए? जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया है, और जब हमने थिंक फेस्ट बनाया था इसी मेन सवाल को बीच में रख के बनाया था। तो एक सबसे बड़ी मजे की बात है कि वो जो सोशल क्लास की आप बात करें वो आप यहाँ नहीं देखेंगे। शायद कुछ 10-15% हो उसके लोग आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। आपको कौन मिलेंगे? स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको आम आवाम मिलेगी। हम कोशिश करते हैं कि लाहौर की हर मेजर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर जी, गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, ITU जो मेरी होम यूनिवर्सिटी है, लम्स, UCP, मेन जो स्कूल है, डीकन हाउस, सिटी स्कूल, HSN, इन सब से हमारी कोलैबोरेशन है ताकि पूरे लाहौर के जो एजुकेशनल, बिकॉज ये एक एकेडमिक एक्टिविटी है, ताकि इसमें पूरे लाहौर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो। तो वहाँ का जो क्राउड है वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ दिखाई देंगे कि एलिट क्लास के बंदे, आपको हर तरह के बंदे। और सेकेंडली दो और बातें मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि बाकी लिटरेरी फेस्टिवल्स में क्या होता है कि जो स्पीकर आते हैं वो बोलते हैं स्टेज पे और आके फिर एक ग्रीन रूम में या एक स्पीकर्स लाउंज में चले जाते हैं। थिंक फेस्ट में शुरू से ऐसा नहीं है। हर बंदा बाहर लोगों में बैठता है, मिलता है, घुल मिल के बात कर रहा है, चाहे वो हाँ जी, चाहे वो सिटिंग मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो। हमारे पास सिटिंग मिनिस्टर्स आए हैं, फेडरल मिनिस्टर्स आए हैं, पहली गवर्नमेंट में भी, इस गवर्नमेंट में भी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आए हैं, चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, सब ने बाहर घुल मिल के लोगों से बात की। इट्स इंपॉर्टेंट कि इंटरैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ चीजें, जिससे आपने अभी बात की कि हम पॉलिटिक्स, बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं जो पाकिस्तान की आजकल इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, क्लाइमेट चेंज को लेकर पाकिस्तान इंपैक्टफुल है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो डिस्कशंस है क्या वो ओपन डिस्कशंस हैं किसमें आम पब्लिक भी क्वेश्चंस कर सकती है? एंड सेकेंडली जो 2 रोजा कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें जो मेन पैनलिस्ट हैं आपके जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे वो कौन कौन होने वाले हैं? जी, ये बिल्कुल ओपन है, सवाल कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। बल्कि हमने इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग नई चीज इंट्रोड्यूस की थी कुछ साल पहले, वो थी स्पीकर्स कॉर्नर की। अच्छा, जो स्पीकर्स कॉर्नर है ये हाइड पार्क लंदन में फेमस हुआ था कि वहां कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है। तो हम एक जगह मुख्तस करते हैं थिंक फेस्ट में जहां कोई भी आके अपना खुद पैनल बना ले। सो बहुत से जो यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े जबरदस्त किस्म के पैनल बनाते हैं। मतलब पिछले साल इस तरह के पैनल बने थे कि मैं खुद हैरान हुआ था कि ये टॉपिक्स कहां से लेके आ रहे हैं। तो हम यह लोगों को इंकरेज करें कि अगर हमने टॉपिक नहीं कवर किया, बिकॉज देखिए 40-45 पैनल में आप कितने टॉपिक कवर कर सकते हैं। सो बहुत बड़ा एक हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स जो हम नहीं कवर करते, तो लोग उसमें फिर वो कवर करते हैं। और मैं इंकरेज करूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आके अपने टॉपिक्स को डिस्कस करें उनकी ऑडियंस में। एक दफा उस ऑडियंस में कुछ 400 बंदा बैठा हुआ था और मैं खुद हैरान हुआ कि ये बड़ा ओपन। इसका एक अंदाजा ट्विटर स्पेस से भी हमें होता है, जहां पे आप आके बात करते हो और काफी लोग रात में इवन हजारों लोग बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं किसी एक स्पीकर को। कोई बड़े नाम जो आप मेंशन करना चाहें यहाँ पे? आप हमें सुना है कि बाहर से भी आपके मेहमान आ रहे हैं। जी, हमारे बाहर से काफी लोग आ रहे हैं। वी हैव गॉट प्रोफेसर मेहरान कमरावा जो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। उन्होंने, वो एक ईरान के बहुत मायनाज स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने इसके ऊपर अरब जो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, उनके ऊपर किताब लिखी है। बेटी डाम आ रही हैं जो जर्नलिस्ट है, जिन्होंने मुल्ला उमर पे किताब लिखी है। अलेक्जेंडर टिम्पास आ रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तानी ही प्रोफेसर हैं अदील हुसैन जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पे किताब लिखी है, बट वेरी रेयर कि एक पाकिस्तानी एकेडमिक किताब इंडिया पे लिखे, तो उन्होंने नेहरू पे किताब लिखी है और वो उस पे बात करेंगे फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ताकि हमें अपने हमसाया मुल्क के बारे में भी समझ आए कि वहाँ हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है फ्रॉम एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज हमारे तो एक्सपर्ट्स ही नहीं है उसके ऊपर यहाँ। डॉक्टर बंगिश, बहुत जबरदस्त आपकी एफर्ट है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे बहुत अच्छा आप, और जो इसके पीछे आपके गोल्स हैं वो जरूर आप हासिल कर पाएं। I'd like to invite officially to all of you, आप थिंक फेस्ट पे जरूर आइए। 14 और 15 जनवरी को लाहौर के अल हमरा के अंदर आप आके इस फेस्टिवल में शामिल हो सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, लर्निंग तो है ही इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। डॉक्टर याकूब खान बंगिश हमारे साथ मौजूद थे, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आपको मालूम है वनडे सीरीज जारी है जो कि 1-1 से इस वक्त बराबर है। आज इस सिलसिले का तीसरा और आखिरी मैच दोपहर 2:30 पर कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 1-1 मैच चुके जीत चुकी हैं। सो इट्स गोइंग टू बी द फाइनल ऑफ बेस्ट ऑफ 3। अमला हसन बहुत एक्साइटेड हैं और मैं वैसे क्यों नहीं? आप तो कराची की शायकीन की तरह एक्साइटेड ही नहीं हैं।
वो अच्छा मैंने कल या आप कराची की बात ना करें हमारे साथ जो नहीं मिर्जा इकबाल बेग साहब हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन मैंने कल रीजन तलाश कर लिया कि लोग क्यों नहीं आ रहे। भाई ठंड है कराची में। ठंड नहीं है, कराची के जो स्टेडियम के आसपास सड़कें तोड़ेंगे लोग कहाँ से आएंगे? नहीं आ रहे। खैर जनाब, इनफॉर्म बाबर आजम एक बार फिर उम्मीदों के महवर हैं, ख्वाब गफलत से हमें जागना होगा। उसामा मीर से तवक्कुआत अपनी जगह, कीवी फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स विकेटें उड़ा रहे हैं। दूसरी इनिंग्स के अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक बॉल ने हमारे साथ वफा नहीं की। रिजवान साहब को समझ नहीं आ रही थी किल्ली कहां से उड़ रही है, तो इस दफा हमें देखना होगा। बट पाकिस्तान की बॉलिंग इज परफॉर्मिंग वेल, नसीम इज परफॉर्मिंग वेल, रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग वेल। इस बार चूंकि मिर्जा साहब हमारे साथ हैं, मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर अरमला, आपको भी और इमरान को भी। और जिस तरह पिछली दफा आपने मुझे डॉक्टर कहा था, मैं सोच रहा था आप दोनों को MS कहा करूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल। ये अच्छा है ना, सब और हमारे लिए एक्सप्रेसो का नाम ICU रखे हैं आप, ये कह रहे हैं। अच्छा जी मिर्जा साहब, थर्ड वनडे मैच है, फाइनल होगा पाकिस्तान के लिए, हम सीरीज जीतेंगे वनडे या नहीं, और क्या लग रहा है आपको? देखिए अरमला, प्रेशर पाकिस्तान पर होगा क्योंकि केन विलियमसन बड़ा जीरक कप्तान है और जिस तरीके से वो स्ट्रेटजी प्लान करता है। अब आप देखें सेकंड वनडे में उसने देखा कि फास्ट बॉलर के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसने शिपली को ड्रॉप करके इश सोडी को शामिल किया। और फिर उसने ये भी नोट किया क्योंकि हवा तेज चल रही थी, तो जब सेकंड बारी आती है किसी भी टीम की, तो बॉलिंग टीम को यहाँ कराची में ओस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब हवा चलती है तो ओस बिल्कुल नहीं होती, और ओस नहीं थी जिसका उनके बॉलर ने एडवांटेज लिया और पाकिस्तान को 79 रन से हराया। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान को अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 टीम है इस वक्त ICC की ODI रैंकिंग में, और पाकिस्तान पे प्रेशर होगा। आखिर कब तक, वही मैं कहता हूँ कि 11 बहनों का एक ही भाई है जो बाबर आजम का, आखिर कब तक बाबर आजम रन्स करता रहेगा? आप देखें कि बाबर आजम जो गुज़िश्ता अगर हम देखें 12 मैचेस, तो 12 में से सिर्फ एक मैच में वो फेल हुआ है, और उससे 11 मैचेस में 4 में सेंचुरियां बनाई हैं और 7 में मिस सेंचुरियां बनाई हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, इस सीरीज में भी पहले वनडे में 66 और दूसरे वनडे में 79, तो बाकियों को भी अपना रोल प्ले करना होगा। और हम इतनी नाशुक्री कौम है, इतनी नाशुक्री क्रिकेटिंग नेशन है कि 1 मिनट नहीं लगाते अगर एक बंदा 12 मैचेस में परफॉर्म करके 11 में और 12वें में ना करे, तो हम उसे कहते हैं ये तो है ही फारिग। ये भी एक बड़ा अलमिया है हमारे लिए। अच्छा, ये जो आपने बैटिंग की बात की है, जो टॉप ऑर्डर हमारे बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं, इमामुल हक पहले अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, दूसरे में बिल्कुल नहीं कर पाए, लेकिन गैर जिम्मेदाराना तौर पर आउट हुए। ऐसा लगता है कि वो इससे बेहतर खेल सकते थे और सरवाइव कर सकते थे इस विकेट के ऊपर। हमारा होम ग्राउंड भी है, तो टॉप ऑर्डर बैटिंग के हवाले से जरा क्या कमेंट है आपका? क्या कोई तब्दीली चाहिए या इन्हीं बैट्समैन को अपने आप को ठीक करना होगा? मुझे लग रहा है इमरान के आज शायद टॉप ऑर्डर में इमाम की जगह शान मसूद को खिलाएं, क्योंकि जब शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया था, दुनिया में कहाँ होता है कि नायब कप्तान बाहर बैठकर खिलाड़ियों को एक्शन में देख रहा है, तो शान मसूद को शायद खिलाए। लेकिन इमामुल हक इतना टैलेंटेड प्लेयर है, टेस्ट मैचेस में भी वो सेट होने के बाद गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर आउट होता था, और वनडे में भी उसका यही हाल है। तो इसका मतलब है हम लोग थोड़ी सी, क्योंकि हमारा बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, तो जिसकी वजह से खिलाड़ी समझते हैं ग्रांटेड है। ऐसा होना नहीं चाहिए, रोटेशन पे करना चाहिए। आप देखें अक्टूबर में वर्ल्ड कप है भारत में 50 ओवर्स का, हमने अब तक अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया ही नहीं। हमारे शाहनवाज दहानी कहाँ गए, मोहम्मद हसनैन कहाँ गए, शान मसूद कहाँ गए, जो भी हमारे प्लेयर्स बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे उनको हमने ट्राई नहीं किया। तो वी शुड ट्राई देम कि हमें पता चले कि इनमें कितना पोटेंशियल है। अगर हम होम सीरीज में नहीं ट्राई करेंगे तो कब ट्राई करेंगे फिर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम इन्हीं ये जो बातें ये तो होती रहेंगी, ये जो इस वक्त कैप्टनसी के हवाले से कंट्रोवर्सीज हैं, और हमने परसों भी जब हम स्पोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लगता है कि उनको क्वेश्चंस प्लांट किए जाते हैं, नेशनल टीम के कैप्टन के सामने फजूल किस्म के सवाल करते हैं कि आप कब ये कप्तानी छोड़ रहे हैं, सुना है आप छोड़ रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस, जो कि बाबर ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं, जो कंट्रोवर्सीज आना शुरू हो गई हैं और स्पेकुलेशंस आ रही हैं? सॉरी टू इंटरप्ट, पर मिर्जा साहब आपको लगता है कि पीसीबी को भी अब फिल्टर करके जर्नलिस्ट को आगे आने का करना चाहिए कि ये जो जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं इनको पता हो कि जर्नलिज्म एथिक्स क्या है? यस बिल्कुल, इससे मुल्क की बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी बदनामी होती है। आप भारत में देखें जिस तरह के ये सवालात करते हैं, इनको जर्नलिस्ट कौन कहता है? अब वो ब्रीड नहीं रही इमरान के। अगर देखा जाए अब हर आदमी ने एक माइक ले लिया है और कोई ना कोई किसी चैनल से वाबस्ता है या यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और जो मुंह में आता है सवाल कर लेता है, बजाय इसके कि होमवर्क करे और एक तरीका कार होता है, एक महज़ब अंदाज से सवाल किया जाता है। दुनिया भर में एथिक्स है, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट डायरेक्ट
और ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, आप क्वेश्चन करें कि ठीक है आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, अब आप बताएं आगे का क्या है, आप कब छोड़ रहे हैं। इस तरह की बातें मेरे ख्याल में इससे हम सबके सर जो है शर्म से झुक जाते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों को एनकरेज भी किया जाता है उनके इदारों की तरफ से। इस तरह के लोगों को लोग भी बड़ा पसंद करते हैं, हालांकि उन्हें बड़ी गालियां पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के हीरो बनते हैं और वो समझते हैं कि हम हीरो बन गए। ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अरमला ने सही, इस हवाले से बिल्कुल अरमला, मैं उसी तरफ आ रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक कोड ऑफ कंडक्ट सहाफियों के लिए भी बनाना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों से सवालात करवाने चाहिए कि जो केपेबल हो, जो सीनियर हो, जो नोन हो और जिनका कोई एजेंडा ना हो। अगर आप एजेंडे से रिलेटेड सवाल करेंगे तो फिर आपकी भी बदनामी होगी, क्रिकेट की भी बदनामी होगी। मेरे ख्याल में पीसीबी को सोचना चाहिए। सेठी साहब खुद एक कोनामक सहाफी रहे, तो उनको सोचना चाहिए इन मामलात के हवाले और क्रिकेटिंग सेंस भी होनी चाहिए। अगर आप सवाल इतने बड़े कर रहे हैं तो आपकी क्रिकेटिंग सेंस भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ आपकी। चलें, गेटिंग बैक टू दिस मैच, एक तो अच्छा वो दूसरा पॉइंट रह गया बीच में, जो तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी अलग अलग लोगों को देने के बारे में बात हो रही है, खबरें आ रही हैं। एक तो क्या कोई खबर आपके पास है, अगर नहीं तो क्या ये ठीक रहेगा अगर ये करते हैं मेरे साथ? देखिए, मेरे पास जो खबर है वो ये है कि नजम सेठी साहब सोच रहे थे कि टेस्ट की कप्तानी जो है वो बाबर आजम से लेकर किसी और को दी जाए। मुख्तलिफ नाम थे और मुस्तकबिल में शादाब खान को तैयार किया जाए ओडीआई और T20 के लिए, क्योंकि शादाब खान ओडीआई तो नहीं खेल लेकिन T20 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो कप्तान है और बड़े एनर्जेटिक है। लेकिन अभी तक कोई हतमी बात नहीं हुई। अब ड्यूरिंग द सीरीज हम इस तरह की बातें करें जी कप्तान अलग अलग हो। अब तो पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज जुलाई में श्रीलंका में और फिर उसके बाद अब PSL शुरू हो रही है और मार्च अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम दोबारा पाकिस्तान आएगी 3 वनडे और 3 T20 खेलने के लिए। तो कबल अज़ वक्त बातें, इससे क्या होगा कि जो कप्तानी कर रहे हैं उस पर भी दबाव होगा, लड़कों में भी एक अजीब सी बेचैनी सी पैदा होगी कि हमारा अगला कप्तान कौन होगा। तो ये सब चीजें जो है कबल अज़ वक्त है मेरी अपनी जाती राय में। ठीक हो गया। मिर्जा साहब, इन द एंड जो शायकीन है उनका क्या मसला है? ठंड लग रही है उनको, क्यों नहीं आ रहे वो स्टेडियम में मैच देखने? क्या ये कराची का वेदर है जैसे इमरान कह रहे हैं, या कोई और वजूहात भी हैं जो लोग नहीं आ रहे? जो अरमला आपने शुरू में कहा सड़कें टूटी फूटी है, एक तो मेन रीजन ये, फिर दूसरे सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं। अब एक आदमी, आजकल महंगाई का दौर है, अगर एक आदमी आ रहा है किराया खर्च करके फिर पैदल चल के आना, मुख्तलिफ सिक्योरिटी पॉइंट से गुजर कर जाना, तो लोग कहते हैं टीवी पे बैठ के देख लो। पिछले मैच में किसी ने मुफ्त के टिकट नहीं मांगे थे, लेकिन अब चूंकि आज आखिरी मैच है, हर आदमी ये चाह रहा है कि मुफ्त के टिकट मिल जाए। मुफ्त की टिकट का मजा ही और है ना देखने का। तो लोग ये समझते हैं कि बस मैं चेयरमैन बन गया। जैसे मुझसे कोई अप्रोच करता है कि नहीं आपके पास तो होंगे, ऐसे जैसे मैं चेयरमैन बन गया। लोगों को आना चाहिए, साफी चेयरमैन बन सकते हैं आप, बेफिक्र रहें। पाकिस्तान में जनरल बने, ब्यूरोक्रेट बने, जज बने, डॉक्टर्स बने, आप बन सकते हैं। बस आप पिंडी इस्लामाबाद आया जाया करें, आपके लिए अच्छा है। अच्छा, आप मेजबानी कीजिएगा, मैं आऊंगा। जरूर सर आपको थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल मेरे साथ मौजूद थे जो कि अपना तजिया हमारे सामने रख रहे थे। कैप्टेंसी के हवाले से जो खबरें हैं, बीइंग अ क्रिकेट स्पेक्टेटर एंड बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर, बड़ी अच्छी बात मिर्जा साहब ने की कि एक सीरीज के बीच में ही बातें ना करें। और जितना बड़ा बाबर आजम का कद है ना अब एज अ प्लेयर, मेरे ख्याल में कैप्टन के अलावा किसी और पोजीशन पे खेलते अच्छे नहीं लगते। इतने बड़े वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं। ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। आई बिलीव टेस्ट के लिए यस तब्दीली हो सकती है, बट शॉर्ट फॉर्मेट के लिए आई थिंक ही इज द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको हम दिखाएंगे नहीं, कराएंगे और दिखाएंगे दोनों। खुशी, ओवर टू यू खुशी। थैंक यू अर्मला। सो आज मैं आपको कार्डियो एक्सरसाइज करवाऊंगी जो आपने नॉन स्टॉप करनी है। 40 सेकेंड एक्सरसाइज, 20 सेकेंड रेस्ट। कार्डियो में 5 एक्सरसाइजेज बताऊंगी। 5 एक्सरसाइजेज इनफ होंगी जो आपको बेसिकली हार्ट रेट ऊपर ले आएगा। उसका आपने 4 to 5 सेट्स करने हैं, बिगनर हैं तो 3 सेट्स करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हाई नीज करवाऊंगी, वेरी इजी एक्सरसाइजेस। ऑन योर टोज, नी टुवर्ड्स योर स्टमक एंड ब्रीथ आउट। ये कॉन्टीन्यूसली आपने 40 सेकेंड्स करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज बर्पीज हैं। आपने हाथ नीचे रखना है फ्लोर पे, राइट बिलो योर शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे आएगा और प्लैंक पोजीशन में जाना है। हेड टू हील इन 1 लाइन, जंप बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन, स्टैंड एंड क्लैप, देन जंप टू द साइड, हैंड्स डाउन, सेम एक्सरसाइजेस एंड ब्रीथ आउट। ओके, थर्ड एक्सरसाइज जो है वो स्क्वाट जंप्स है। वो थोड़ी सी इस हमने फॉरवर्ड जंप्स करनी है। बस जंप and jump forward and turn around, squat down,
Okay. Third exercise, fourth exercise is called lateral hops. Right leg shoots back, left hand down. Step to the other side, left leg down, right leg shoots back. Okay, last exercise is on the floor. हमें mat चाहिए होगा इसके लिए. These are called mountain climber, very basic exercise. Hands directly below your shoulder, head to heel in one line, pull the knee towards your chest and breathe out. आपने इसको fast करना है. जितनी आपकी पेस है उसमें आप करें. ये आपने 3 to 5 राउंड्स करने हैं. अगर बिगनर हैं 3 राउंड्स करने हैं. अगर आप बहुत पहले से वर्कआउट करें, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो आप 5 राउंड्स कर सकते हैं. इससे आपकी हार्ट बीट थोड़ी ऊपर जाएगी. आपको पता लग रहा होगा मेरी कितनी जा रही है. So practice this at home. It's very effective. So I'll see you guys soon. Take care. Thank you very much, खुशी. Thank you very much for the exercise. So I hope you enjoyed it. Weekend है, weekend पे वैसे 2 दिन तो कर ही लिया करें. अपने आप को भी मैं कह रहा हूँ 2 दिन हो जाए तो बेहतर है. मतलब पूरा वीक कर लिया करें खुद की नहीं. यार बड़ा जरूरी है मतलब आपकी जिंदगी में एक्सरसाइज का होना. आप समझ नहीं रही अरमला हसन. मैं समझ नहीं. खैर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, द वीकेंड इज हियर एंड संडे इज देयर. ऑब्वियसली एक दिन के बाद आप देखते हैं कारवां सराय, द मोस्ट फेमस टीवी शो आजकल जिसको लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं. और जब एक दफ़ा आप बैठ के देखने लग जाते हैं फिर आप हटते नहीं हैं. बिकॉज तारड़ साहब जिस तरीके से दास्तान गोई करते हैं, जिस तरह से वो बताते हैं मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को लेकर, तो वो बड़ा ही कमाल है. अब नूरजहाँ के हवाले से चल रहा है और मैंने इस दफ़ा का वैसे एपिसोड देखा था, मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ. जिस तरीके से नूरजहाँ की शख्सियत को तारड़ साहब ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा मैं कुछ 14 किस्तें कर सकता हूँ इस पर बैठ के अगर मैं डिटेल्स जाऊँ. खैर हमारे पास है कुछ ग्लिम्स है हमारे पास जो अपकमिंग शो है इस संडे को, जरा देखिए उसमें क्या. और उसके ऊपर मंटो साहब ने अपने हाथ से लिखा है कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना. अब ये देखिए ना कि परिवश कौन है, नूरजहाँ, और बयान किसका है, मंटो का. तो 1940 में तकरीबन ये मजमून लिखा गया. मैं अभी भी हाल ही में पैदा हुआ. तो लिखते हैं कि नूरजहाँ उन दिनों फिल्म बीन लोगों के लिए एक फितना थी, क़यामत थी. ये टिपिकल मंटो के लफ्ज़. साइकिल के बाद मैं नूरजहाँ के गले से मुतासर हुआ. ये देखें कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, मैडम जिस दावत में जाती थी दही से एहतियात करती थी. हमेशा कहती थी कि दही उठा लो, मुझे अच्छा लगता है, मैं खाना नहीं चाहती. और इस स्ट्रेंज कोइंसिडेंस के मंटो साहब कहते हैं कि वो पाव भर अचार खा के और उसके बाद बर्फ़ का ठंडा पानी पीकर तो फिर वो गाती थी. शायद उस ज़माने में उनकी आवाज़ उससे निखर जाती होगी. जब मैं लाडो फिल्म देख रहा था लाहौर के एक सिनेमा में, तो जब ये गाना शुरू हुआ, डंग प्यार दा सीने से खा के और चुप रहिए किसी ने सुनाइए ना, तो एक नौजवान धाड़े मारता हुआ सिनेमा हाउस से निकल गया और तमाम पब्लिक ने देखा कि वो रोज़ा हुआ जा रहा है. और वो इसलिए कि शायद इश्क में कोई नाकामी हुई थी. उन दिनों इजहार बहुत आसानी से लोग कर देते थे. मैडम जो हैं वो बहुत दुखी और हम उनको हंसता खेलता देखते हैं, एक सुपरस्टार देखते हैं, एक सेलिब्रिटी देखते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी हैं और एक औरत हैं. अब सलाउद्दीन महमूद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, कमाल के राइटर थे, बड़े नस्तालीक, अलीगढ़ के पढ़े हुए थे. मुझे हमेशा मुस्तनसिर ही कहते थे. तो मसलन मुझसे मुखातिब अगर होना है तो यूँ जानिए कि मैं सामने से आया हूँ तो मुस्तनसिर. मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि कौन सा अफसाना मैंने पढ़ा, और जाहिर है कि वो आमरीत के ख़िलाफ़ था, सिंबॉलिक अफसाना था. तो मैडम बैठी हुई थी तो बड़ी संजीदगी से कहने लगी सुनो, ये फराज अभी बड़ी मुश्किल से बाहर आया, क्योंकि फराज को चंद दिन के लिए अंदर कर दिया गया था. उसमें शायद मुहासरा लिखी थी या क्या. ये फराज बड़ी मुश्किल से आया है जेल से बाहर. अब तुम भी जेल जाना चाहते हो. वेरी इंटरेस्टिंग. और आप देख सकेंगे संडे 7:05 पर सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर कारवां सराय. एग्जैक्टली विद मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब द लेजेंड. बिल्कुल इन दी एंड अली सेठी पाकिस्तान के मशहूर सिंगर है और कमाल उनको दुनिया में उनके फन को सराहा जा रहा है. आप इनको जानते हैं, कोक स्टूडियो फेम, अमरीकी म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला में आवाज का जादू जगाएंगे. दिस इज अ बिग ब्रेक फॉर हिज करियर. और कोचेला अमरीकी म्यूजिक फेस्टिवल है जिसके बारे में आप जानते हैं, कैलिफोर्निया के सहरा कोलोराडो में सालाना बुनियाद पर मुनक्किद किया जाता है और दुनिया भर से हजारों लोग, लाखों लोग
इसमें शरीक होते हैं। आई थिंक किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए इतने बड़े फेस्टिवल के अंदर जाना किसी एजाज से कम नहीं है। इससे पहले इनका गाना पसूड़ी जो कि इनको इंटरनेशनल अरीना पे लेके गया था, अब तक 492 मिलियन व्यूज उसके यूट्यूब पे हो चुके हैं। दिस बिलोंग्स टू अली सेठी एंड शेगिल एज वेल। शेगिल एज वेल, यस। सो जनाब, सबसे अच्छी खबर शेयर की जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को मिलेंगे, कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।